तुम्हें ये जेजू आइलैंड याद है जहाँ पर चींटियों ने अपना बेस बनाए रखा है, वो भी एस रैंक के डंजन से निकली हुई। और पास्ट में इन्हें मारने के लिए हंटर एसोसिएशन ने 3 बार रेड भी करवाई है, जिसकी एक झलक तुमने एपिसोड के 1 में भी देखी है। पर वो तीनों बार फेल रहे। पर वो फिर से एक रेड करवाना चाहते हैं, जिसमें जिन्हों जाने से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ साउथ कोरिया और जापान के 17 एस रैंक हंटर जाने वाले हैं, जो कि जिन्हों के हिसाब से काबिल है जेजू आइलैंड को क्लियर करने के लिए। लेकिन जैसा हुआ था वैसा हुआ नहीं और जिन्हों को वहाँ जाना ही पड़ता है। तो तुम्हें तो पता चल ही गया है कि हम जिन्हू वर्सेस एंट किंग की फाइट देखने वाले हैं, जहाँ पर कोरियन हंटर एसोसिएशन 4th रेड करवाने वाली है जापान हंटर एसोसिएशन के साथ मिलकर, क्योंकि जापान के एक आइलैंड पर बिल्कुल वैसे ही चींटी की डेड बॉडी मिलती है जिस टाइप की चींटियां जेजू आइलैंड पर है। और जेजू आइलैंड जापान से काफी दूर है और वहाँ पर उस टाइप की कोई चींटियां भी नहीं है, इसलिए अब जापान आइलैंड की फट जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जेजू आइलैंड की चींटियां अब इवॉल्व हो रही है और उनके अब पर निकल आए हैं। और एक ऐसी एंड एक ए रैंक हंटर के बराबर होती है, जो कि आराम से किसी भी विलेज को तबाह कर सकते हैं। एंड इसी वजह से जापान वाले पहुंच जाते हैं कोरिया के पास एक मास्टरमाइंड प्लान लेकर, जो उन्होंने पिछले हुए 3 रेड को एनालाइज कर कर बनाया है, जिसमें वो बताते हैं कि हमने जेजू आइलैंड पर एक पैटर्न नोटिस किया है कि जब भी इन चींटियों को हंटर की प्रेजेंस महसूस होती है, वो अपने नेस्ट को छोड़कर उस हंटर को मारने के लिए चली जाती है। और इसीलिए उस टाइम उस नेस्ट में क्वीन और रॉयल गार्ड के अलावा कोई नहीं रहता। तो ये बिल्कुल सही टाइम होगा, हम नेस्ट में जाकर क्वीन को मार सकते हैं। और ये रोल कोरिया वालों को सौंप दिया जाता है कि जापानीज हंटर आइलैंड के चारों तरफ होकर उन चींटियों को मारेगी और कोरिया वाले क्वीन को। और क्वीन अगर मदद के लिए बाकी एंड्स को सिग्नल भेजती है तो वो हम ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी ब्लॉकिंग टेक्निक है। और इसी वजह से कोरिया वालों को ये प्लान अच्छा लगता है और वो इसके लिए हाँ कर देते हैं, ये सोचते हुए कि इस बार हम जेजू आइलैंड को क्लियर कर देंगे, क्योंकि जापान के पास थे 12 एस रैंक हंटर, जो कि कोरिया के एस रैंक हंटर से काफी ज्यादा ताकतवर है। पर इन तीनों को छोड़कर इन तीनों से भी ज्यादा पावरफुल उनका गिल्ड लीडर था गोतो रुईजी, जो इस रेड के बाद एक नेशनल लेवल हंटर बनने वाला था। और एक नेशनल रैंक का हंटर चलते फिरते परमाणु बम से कम नहीं है, क्योंकि अगर उसका दिमाग सटका तो किसी भी कंट्री को खत्म कर सकता है। और अभी तक दुनिया में सिर्फ 4 ही नेशनल लेवल हंटर है, और उनमें से एक तो हमारे इंडिया से है। और हाँ, मैं इस लिस्ट में जिन्हू को मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि जिन्हू इन नेशनल लेवल हंटर के औकात से बाहर है। तो जापान और कोरिया के हंटर अपने प्लान के हिसाब से वर्क करते हैं और जापान के हंटर 4 टीम में बढ़ जाते हैं और जेजू आइलैंड के चारों कोनों पर चले जाते हैं और अपने प्रेजेंस को बढ़ा लेते हैं प्लान के हिसाब से, जिस वजह से वो सारे एंड्स अपने नेस्ट को छोड़कर उन हंटरों को मारने जा रहे थे, जिन्हें वो आसानी से मार दे रहे थे। और अब टाइम आता है कोरिया के हंटर्स का नेस्ट में उतरने का। और कोरिया वालों ने अपने साथ एक कैमरामैन भी रखा था, क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट इस रेड को लाइव दिखाना चाहती थी। पर ये शो 10 मिनट डिले था, क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये रेड फेल हुई तो हमारी काफी बेइज्जती होगी, जिस वजह से वो 10 मिनट का डिले रहते हैं कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो लाइव स्ट्रीम को बंद कर देंगे। और जो बाकी हंटर्स थे एस रैंक के नीचे के, उन्हें अलग अलग प्लेस में डिप्लॉय कर दिया गया। और जो बाकी के ए रैंक वाले हंटर है, वो जेजू आइलैंड के आसपास एक बैटल शिप में डिप्लॉय थे, ताकि जो एंट वहां से भागे उन्हें वो मार सके। और अगर वो उनसे भी बच गए तो कोरिया में वो हंटर्स उसे मार देंगे। तो इसी के साथ कोरियन टीम उस नेस्ट में उतर जाती है, जहाँ पर सबसे पहले चोई जोंग उस नेस्ट में उतरता है, क्योंकि वो एक फायर मैजिक टाइप हंटर होता है और वो मल्टीपल एनिमीज को एक टाइम में ही हैंडल कर सकता है, जिस वजह से वो वहाँ सबसे पहले उतर कर वहाँ खड़ी चींटियों को जला देता है, ये कहते हुए कि मैं बचपन में चींटियों को जलाया करता था और उनमें से पट पट की आवाज आती थी और इनमें से बूम बूम की। और इसी के साथ चोई जुंग बाकी टीम मेंबर्स को सिग्नल देता है कि अब तुम नेस्ट में उतर सकते हो, जिसके बाद ये वहाँ खड़ी काफी चींटियों को मार रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जापान के हंटर मिस्टीरियस तरीके से मर रहे होते हैं। इसी बीच चोई जोंग हमें बताता है कि उसने नेस्ट के एंट्रेंस पर अपना जाल लगाया हुआ है, जिससे बी रैंक की नीचे की एंट्स नहीं तोड़ पाएगी। और फिर चोई जोंग अपने पावर से क्वीन एंट का पता लगाने लग जाता है और उसे क्वीन की लोकेशन मिल भी जाती है, जिसके बाद वो क्वीन को मारने में भी कामयाब होते हैं, क्योंकि बियोंग जोंग की टीम का एक हीलर था जो इस फाइट में लगातार उन्हें हील किए जा रहा था, जिस वजह से वो रॉयल गार्ड और किंग को मार पाए। तभी उसे महसूस होता है कि उसका फायर नेट टूट गया है, क्योंकि आइलैंड में मौजूद सारी चींटियां अपने नेस्ट की ओर जाने लग जाती है, पता नहीं कैसे, पर उन्हें पता चल जाता है कि उनकी रानी मारी गई है। और अब सारे हंटर एक जगह स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा पावर महसूस होती है, जो थी एंट किंग की। और ये वही था जो कि मिस्टीरियस तरीके से जापान के लोगों को मार रहा था। और हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे ये एंट किंग उनके तरफ बढ़ रहा था, उनके दिल में मौत का डर पैदा हो रहा था और साथ में चाहिन अपने घुटनों पर आ जाती, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये देखकर मादोन कहते हैं कि हमें इसे जल्दी से जल्दी मारना होगा, लेकिन तभी वो चींटी मादोन की तरफ आ जाती है
है और सारे हंटर्स के बीच से गुजरते हुए अपनी मरी हुई क्वीन के पास जाता है। और जब एंट किंग उन सभी हंटर्स के बीच से गुजर रहा था तब वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी प्रेजेंस इतनी खतरनाक थी। और अपनी मरी हुई क्वीन के पास पहुंचकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो उन सभी को काफी बुरी तरह से मारता है। यहाँ तक चाइन उसके सिर्फ एक पंच में इतना घायल हो जाती है कि वो दोबारा नहीं उठ पाती, जो देखकर मादोन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर चाइन की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसके पीछे एंट किंग आ जाता है, जिसे देखकर मादोन अपने शील्ड को आगे करता है, लेकिन एंट किंग एक ही पंच में उसके शील्ड और उसके हाथ को भी तोड़ देता है। और बियांगू जो एक एस रैंक का हीलर था, जो कि अपने कैमोफ्लेज मूव का इस्तेमाल कर रहा था छुपने के लिए, ताकि वो छुप कर बाकी टीम मेंबर्स को हील कर सके। लेकिन वो एंट किंग उसके कैमोफ्लेज मूव में भी उसे देख सकता था, और तब क्या वो उसे भी डोनट गैंग में भर्ती कर देता है, जो देखकर योनहो अपने बेस्ट मोड में छलांग लगा देता है। बेक्योनो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर है, जो कि कोरिया का एक ऐसा हंटर है जो अपना फॉर्म को ट्रांसफॉर्मेट कर सकता है एक बीस्ट में बदल कर। लेकिन एंट किंग योनहो को हवा में ही रोक देता है, जिसके बाद योनहो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद वो एंट किंग उनके किंग के बारे में जानना चाहता है कि तुम्हारा किंग कौन है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। एंट किंग के कहने का ये मतलब था कि तुमने मेरे क्वीन को मारा है तो मैं तुम्हारे किंग को मारूंगा, जो तुम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एंट किंग को गोतो रुइजी की प्रेजेंट महसूस होती है, तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर को छोड़कर उसके पास चला जाता है, क्योंकि वहाँ वो सबसे ज्यादा ताकतवर था। जहाँ दूसरी तरफ गोतो रुइजी अपने टीममेट की डेड बॉडी को ढूंढ रहा था, जहाँ पर उसे चेयरमैन का कॉल आता है। वो मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनके टीम के काफी सारे एस रैंक हंटर मारे जा चुके थे। और चेयरमैन गोतो रुइजी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कितने % चांस है वहाँ से निकलने के। तो गोतो रुइजी कहता है कि 0%, क्योंकि उनके साथ जिन्वू नहीं है। तो गोतो रुइजी जिन्वू को यहाँ इसलिए मेंशन करता है क्योंकि इस प्लान से पहले गोतो रुइजी वर्सेस जिन्वू हुआ था, पर उस फाइट को उसके टीम मेंबर्स बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि कोई भी वहाँ डैमेज नहीं चाहता था। पर सच कहूँ तो गोतो रुइजी को वहाँ पर फट गई थी जिन्वू की पावर महसूस करके, और वैसे ही पावर ये यहाँ पर महसूस कर रहा है उस एंट किंग का। जिस पर गोटो अपने टीममेट से कहता है कि तुम्हें डेल्टा टीम को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी यहाँ कोई मदद नहीं कर पाओगे और मेरे लिए मुसीबत बनोगे। जिसके बाद एंट किंग गोतो रुइजी के सामने आ जाता है। जिसके बाद एंट किंग गोतो रुइजी से पूछता है कि क्या तुम इन इंसानों की किंग हो, जिस पर गोतो रुइजी भी फ्लो में कह देता है कि हाँ, आई एम द किंग। जिसके बाद इस किंग की बीन बज जाती है, जिससे अपकमिंग नेशनल लेवल हंटर मारा जाता है। तो दूसरी तरफ जिन्हू अपने शैडो सोल्जर के विजन से नेस्ट के अंदर देख रहा होता है। जिसके बाद वो एक्सचेंज करता है। जिन्हू की एक एबिलिटी है कि वो अपने शैडो सोल्जर्स के साथ जगह चेंज कर सकता है, और जिन्हू की एक खास बात है कि जिन्हू अपने शैडो सोल्जर्स को आसपास के आदमी के साथ भेज देता है उनके परछाई के अंदर, जिससे जिन्हू वहाँ पर पहुँच जाता है। और एक चींटी कैमरामैन की तरफ बढ़ रही होती है, तभी पलक झपकते ही इग्रिस की तलवार उसके आर पार हो जाती है और अब फाइट शैडो सोल्जर्स वर्सेस एंट की हो जाती है, क्योंकि जिन्हू वहाँ पर आकर अपने सारे शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है। और जिन्हू की ऐसी पावर देख एंट किंग भी वहाँ पर आ जाता है, और वो आते साथ जिन्हू से पूछता है कि तुम इन इंसानों के किंग हो, क्योंकि मुझे जो बाहर मिला था वो मुझे शायद हल्के में ले रहा था। फिर वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अपने अपने पावर को रिलीज करते हैं। फिर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर दोनों जने एक दूसरे को पंच मारने लग जाते हैं, और उन पंच का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि बाकी हंटर्स कहने लग जाते हैं कि ये एस रैंक हंटर से काफी ज्यादा ऊपर है। तभी इनके पंचे से चारों ओर धुआं उड़ जाता है, और जब धुआं हटता है तो वो एंट किंग वहीं पर खड़ा होता है, और जिन वो थोड़े दूर धुएं में होता है। जिस पर ये एंट किंग कहता है कि ये भी कमजोर है। लेकिन धुआं हटते ही जिन्हू अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने मुंह से खून थूक कर उस एंट किंग को बजाने लगता है, जिसे देखकर बाकी हंटरों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये देखकर मोदोंग कहता है, क्या जिन्हू सही में मैजिक टाइप का है? ये तो मुझे कॉम्बैट टाइप का लग रहा है, क्योंकि मैजिक टाइप के पंचेस इतने पावरफुल नहीं होते। और इन्हीं पंचेस से जिन्हू उस एंट किंग का बाहरी सेल तोड़ देता है, जो देखकर वो एंट किंग अपने मुंह से कुछ निकालता है और उससे जिन्हू के फेस में एक कट पड़ जाता है। लेकिन वो कुछ मामूली चीज नहीं थी, जबकि वो इस आइलैंड के सबसे जहरीले स्नेक का जहर था, जिसे एंट किंग ने यहाँ आने से पहले कंज्यूम किया था। लेकिन इससे जिन्हू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम उसे एलिमिनेट कर देता है। और यही जिन्हू के सिस्टम की सबसे बड़ी एबिलिटी है कि जिन्हू के शरीर में किसी भी तरह की पॉइजन को उसका सिस्टम एलिमिनेट कर देता है, यहाँ तक ड्रिंक्स को भी, जिस वजह से जिन्हू को कुछ भी नहीं होता। और वो एंट किंग चौंक जाता है कि इसे कुछ हुआ क्यों नहीं, और वो बाकी अपने एंट्स को बुला लेता है, जिस पर जिन्हू भी टस्क को बाहर निकालता है। तभी जिन्हू टस्क से कहता है कि तुम्हें इन सारे चींटियों को जलाना है, याद रखना इंसानों को नहीं जलाना, वरना मैं तुम्हें दोबारा नहीं बुलाऊंगा। ये सुनकर टस्क अपना जादू बिखेरता है और वो सारी चींटियों को जला देता है, जिसे देखकर एंट किंग काफी ज्यादा चौंक जाता है कि एक इंसान मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। मैं इन सभी से ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरा जन्म ही एक अल्टीमेट सोल्जर की तरह हुआ है, ताकि मैं इन चींटियों को यहाँ से दूसरे जगह ले जाऊँ, क्योंकि
इस आइलैंड पर रिसोर्सेज की कमी थी, जिस वजह से वो क्वीन ने इस अल्टीमेट सोल्जर को चुना था अभी कुछ हफ्ते पहले ही। और इसी वजह से जापान वालों को इस एंट किंग के बारे में पता नहीं था। वो तो सिर्फ कोरिया के एस रैंक हंटर खत्म करना चाहते थे। एंड इसी वजह से सबसे मुश्किल टास्क जापान वालों ने कोरिया वालों को दिया। एंड अपनी चींटियों को जलता देख वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मैं यहाँ मारा जाऊंगा। और वो बियोंगो की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने अभी बियोंगो को मारा था, जिससे उसकी एबिलिटी अब इसके पास आ चुकी है, जिसे जिनवू भागने नहीं देता और वो उसे वहीं पर मार देता है। जिसके बाद वो उसे अराइज करता है और उस एंट किंग का नाम बेरू रखता है। सो यही थी जिनवू और एंट किंग की लड़ाई। तुम जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।